सो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माई चैनल हमारा झारखंड। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो भी झारखंडी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, दिल लगा के तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि एग्ज़ाम का डेट तो किसी का भी वैसा कुछ पर्टिकुलर आया नहीं है, पर सब लोग तैयारी में जुड़े हुए हैं। सो जो लोग हमारे चैनल से जुड़ कर तैयारी कर रहे हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम उत्पाद सिपाही का खोटा का एक लेक्चर आप लोग के लिए लेके आए हैं, जिसका नाम मुड़ फुचका। तो आज हम लोग उसको देखने वाले हैं, ठीक है। सो जो भी लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि आप झारखंड के चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दिस चैनल इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो हमारा झारखंड चैनल से आप जुड़ के अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। दिस इज मी, एज यू ऑल नो, आई एम योर मेंटर एंड गाइड, आई एम विकास कश्यप। सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का जो टॉपिक है उस पर हम पढ़ते हैं। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है खोटा, लेकिन ये एक्साइज कांस्टेबल जो है उन लोग के लिए है। सो जो भी लोग सोबी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किए हो, अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप ऐप को डाउनलोड कर लो। ये एंड्रॉयड iOS दोनों पे उपलब्ध है। और ये रहा टेलीफोन नंबर, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो यू कैन कॉल ऑन दीज 3 नंबर्स। ये हमारे ऐप का लोगो है। सो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मुड़ फुचका, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मुड़ फुचका। तो ये जो मुड़ फुचका है, ये दू डायर जरूर फूल, ये जो एक्साइज कांस्टेबल का मैंने सिलेबस बताया था आप लोगों को कि एक्साइज कांस्टेबल का सिलेबस क्या है, उसमें दू डायर जरूर फूल हमें जो किताब पढ़नी है, मैं आपको किताब भी दिखाता हूँ। आप लोग को मुझे 1 सेकंड दो। तो ये रही वो पुस्तक, दो डायर जरूर फूल। इसी पुस्तक में से एक लघु कथा है जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम मुड़ फुचका, ठीक है। सो आप देख सकते हो ये जो 12 नंबर है, गिरधारी गोस्वामी आकाश खुटी द्वारा लिखा गया। तो ये मुड़ फुचका जो है लघु कथा है। तो आज हम इस लघु कथा को देखेंगे, इससे जो प्रश्न निकल के आते हैं उसको देखेंगे। और स्टोरी को हम बिल्कुल उसी स्टाइल में पढ़ेंगे जिस स्टाइल में हम आपको पढ़ाते हैं। मतलब स्टोरी होगा, आपको सब चित्र भी मिलेगा, सारे कैरेक्टर होंगे। तो सबसे पहले हम शीर्षक की बात करेंगे, फिर मुख्य पात्रों की बात करेंगे, फिर हम आपको स्टोरी के मुख्य बातों को बताएंगे, फिर सब चित्र देंगे। उसके बाद हम खोटा में उसको हिंदी अनुवाद करके बताएंगे और लास्ट में हम MCQs लगाएंगे। और इस तरह से इस सेशन को आज हम एंड करने वाले हैं। तो ये जो मुड़ फुचका कहानी है, ये जो लघु कथा है, ये दू डायर जरूर फूल का एक से लिया गया है। और इसके जो लेखक है उनका नाम है गिरधारी गोस्वामी, जिनका उपनाम क्या है? आकाश खुटी। ये क्या है? इनका उपनाम है, उपनाम है, ठीक है। ये क्या है? इनका उपनाम है। बहुत बार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं कि भाई गिरधारी गोस्वामी जी का उपनाम क्या है? तो आकाश खोटी, आप याद रखना है। इनका पूरा नाम वैसे ही लोग बोलते भी हैं, गिरधारी गोस्वामी आकाश खोटी, ठीक है। और ये रहा आपका ये बुक का प्रीफेस जो मैंने भी आपको दिखाया था। तो कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि जो लोग भी एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, हमने वहाँ पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। अगर आप खोटा की स्पेशल तैयारी कर रहे हो और आप अगर चाहते हो कि आप पूरा का पूरा मार्क्स सिक्योर करो, सो हमारा ये जो कोर्स है खोटा पर एक्साइज कांस्टेबल, जो कि अभी 1100 में आपको मिल रहा है, मात्र 1100 में आपको ये मिल रहा है। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। हम मई तक सारे कोर्सेज को ख़त्म करेंगे। आपका सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था। सो आप इस कोर्स में जुड़ सकते हो। इस कोर्स से जुड़ने के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है, सोबी क्लासेस, जो कि मैंने बताया है। आपको ये ऐप डाउनलोड करना है, सोबी क्लासेस हमारा। और ऐप डाउनलोड करके आपको अपने नंबर से लॉगिन करना है। कोई भी दिक्कत होने से आप यहाँ कॉल कर सकते हो। हम ऑलरेडी ये क्लास स्टार्ट हो चुका है, बहुत लोगों ने ज्वाइन किया भी है और हमने उसमें कुछ वीडियोस दे भी दिए हैं आपको। जो हमने उसमें निबंध स्टार्ट करा है, आज ये पहली कहानी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हो, जो लोग कोर्सेज से नहीं जुड़े हो, जो लोग एक्साइज कांस्टेबल उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो और अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, तो हमारे साथ इस कोर्सेज में आप जुड़ सकते हो, इनरोल कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो देखो मुड़ फुचका, सबसे पहले हम इसके शीर्षक की बात करेंगे। और शीर्षक से पहले एक चीज और हम देखेंगे इसको, कि जो मुड़ फुचका के लेखक हैं वो कौन है। तो मुड़ फुचका के लेखक जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसके जो लेखक है वो हैं हमारे गिरधारी गोस्वामी आकाश खुटी जी, ठीक है। तो मुड़ फुचका जो के लेखक कौन है? हमारे गिरधारी गोस्वामी आकाश खुटी जी। आकाश खुटी जो है इनका उपनाम है, ये आप याद रखना। दिस वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम लेखक की परिचय की बात करें तो लेखक का नाम गिरधारी गोस्वामी है।
उपनाम मैंने बताया आकाश कोटी। इनका जन्म कब हुआ? तो 4 अगस्त 1965 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, 4 अगस्त 1965। जन्म का स्थान कहाँ है? तो ग्राम माराफारी, जिला बोकारो, जो कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। अगर इनकी माँ का नाम का बात किया जाए तो इनकी माँ का, माता श्री का नाम क्या है? तो छुम्मू देवी है। इनका माँ का नाम क्या है? छुम्मू देवी है। अब अगर इनके पिताश्री का नाम आपसे पूछे या बाप का नाम पूछे तो देवूलाल गोस्वामी। तो माँ का नाम छुम्मू देवी, पिता का नाम देवूलाल गोस्वामी। जन्म कब हुआ? 4 अगस्त 1965। उपनाम क्या है? आकाश कोटी। पूरा नाम क्या है? गिरधारी गोस्वामी। और जन्म स्थान कहाँ है? तो माराफारी, जो कहाँ है आपका? तो बोकारो जिला में, जो कि झारखंड में आता है। ठीक है। और इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई? तो BA तक। ठीक है। अब इनका सम्मान देखो, खोटा में इनका अभूतपूर्व योगदान है। खोटा के क्षेत्र में, ये जो क्षेत्रीय भाषा खोटा है, इसमें ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा। तो खोटा में अपने योगदान की वजह से इन्हें कई जगह सम्मानित किया गया है। आप देखो 2008 में इन्हें 3 सम्मान मिला। एक तो खोटा रत्न सम्मान मिला, सपूत सम्मान मिला है और बाबाजी संग्रहालय सम्मान मिला। ये तीनों सम्मान इनको 2008 में मिला है। अक्सर आप देखना उत्पाद सिपाही में प्रश्न इतने सिंपल पूछे जाते हैं ना कि आपको इस तरह क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है कि 2008 में इनको कौन सम्मान मिला था, या आपसे पूछ लेगा कि सपूत सम्मान इन्हें कब मिला था। अब 2010 को अगर हम देखें तो इन्हें झारखंड मोहर सम्मान और अखड़ा सम्मान ये दोनों प्राप्त है। तो जैसे कि पूछा भी गया है कि अखड़ा सम्मान गिरधारी गोस्वामी जी को कौन से साल में मिला? 2010 में मिला है। ठीक है। अब इनकी कुछ रचनाओं की बात करते हैं। थोड़ा सा हम इसको ऊपर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब हम इनकी कुछ रचनाओं की बात करते हैं। ये सारे के सारे, जब लेखक का परिचय, देखो कोई भी कहानी आप खोटा में पढ़ो, उसके लेखक का परिचय से हमेशा अच्छे प्रश्न उठे हैं। सो आप कभी भी लेखक का परिचय को मिस मत करना। दिस वन इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ध्यान में रखना। तो अगर हम रचनाएं की बात करते हैं तो इनका जो एक रचना है गीता की कसम, जिसमें जो क्या है? हिंदी लघु कथा संग्रह है। मतलब छोटी लघु कथा क्या होता है? जो बहुत छोटी कथाएं होती है, छोटी कहानियां होती है, उनका संग्रह है गीता की कसम। अगर हम चेठा की बात करें तो ये भी आपका खोटा लघु कथा संग्रह है। ठीक है। आगू जन्म में देखो, गीता की कसम इनका हिंदी लघु कथा संग्रह है, हिंदी में लिखा हुआ हिंदी कहानी का संग्रह है। लेकिन चेठा जो है वो खोटा में लिखा हुआ छोटी कहानियों का संग्रह है। ठीक है। देखो दोनों लघु कथा ही है, लेकिन गीता की कसम हिंदी में लिखी हुई लघु कथा संग्रह है, चेठा जो है खोटा में लिखा हुआ लघु कथा संग्रह है। अब आगू जन्म में ये खोटा एकांकी संकलन है। मतलब एकांकी क्या होता है? जो एक अंक के नाटक होते हैं। मतलब अंक एक होंगे, उसमें दृश्य हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पे एकांकी जो होता है छोटा होता है, और जो एक अंक से ज्यादा होता है उसे क्या बोलते हैं? तो बहुअंकी बोलते हैं। तो उस बहुअंकी नाटक आमतौर पे बड़ा होता है। तो एकांकी नाटक जो होता है ना, एक अंक का होगा, हो सकता है उसमें दृश्य ज्यादा हो। ठीक है। तो आगू जन्म में जो है एक खोटा, पहले याद रखना, खोटा का एकांकी संकलन है, इस बात को आप ध्यान में रखना। तो हिंदी में ये इन्होंने क्या लिखा लघु कथा में? गीता की कसम। चेठा खोटा में लघु कथा संग्रह है, और आगू जन्म में क्या है? खोटा एकांकी संकलन है। नोट मैंने दे रखा है, गिरधारी गोस्वामी जी 1993 से बोकारो स्टील प्लांट में कार्यरत थे। एक पॉइंट मैंने ये बता दिया आप लोग को। और 1984 से पत्रकारिता का काम अमृत वर्षा, देखो 1984 से 1993 में ये बोकारो स्टील प्लांट को ज्वाइन किया, लेकिन 1984 से ही पत्रकारिता का काम अमृत वर्षा हिंदी दैनिक के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है। मतलब 1984 से, और कौन सा वो था? अमृत वर्षा। तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान में रखना। ठीक है। अब हम आते हैं अपनी कहानी पे, मूड फुचका। तो सबसे पहले हम इस कहानी की शीर्षक की बात करेंगे, किस प्रकार की कहानी, उसके टाइप की बात करेंगे। फिर इसमें हम पात्रों को देखेंगे, फिर हम देखने वाले हैं मुख्य बातों को, फिर हम सब चित्र को देखेंगे, फिर हम कहानी को देखेंगे, जैसा कि मैं आप लोग को खोटा में पढ़ाता हूं जब मैं कहानी पढ़ाता हूं। ठीक है। तो मूड फुचका क्या है? तो एक लघु कथा। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। और कथा मतलब क्या होता है? कहानी। तो मूड फुचका क्या है? एक छोटा कहानी है। ठीक है। या फिर आप छोटी कहानी कह सकते हो, छोटी कहानी भी कह सकते हो। ठीक है। तो मूड फुचका के लेखक आप लोग को मैंने बता ही दिया था गिरधारी गोस्वामी जी है, जिनका उपनाम क्या है? आकाश कोटी है। अब हम मूड फुचका शब्द का अर्थ समझते हैं। अब ये शीर्षक क्या बताना चाह रहा है, और ये शीर्षक इस कहानी में चरितार्थ कैसे होगा, ये जब हम कहानी पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। तो मूड फुचका शब्द का अर्थ क्या है? कि देखो, जो समूह या भीड़ से अलग है, जो एक अलग विचार रखा हुआ है, या समूह या भीड़ से छिनक कर, तो अलग हटकर चलता है, या तो उसकी सोच अलग है, या समूह से कट कर चलना चाहता है। ठीक है। तो उसके लिए क्या शब्द आता है? मूड फुचका आता है। अगर खोटा हम बोले तो कौनो तरी छटल या विनगल। ठीक है। या किसी तरह से छटा हुआ या फिर अलग हटा हुआ। ये मूड फुचका उसको ही बोलते हैं जो धोखा देकर चुपके से भाग जाता है। ठीक है। बिना बताए धोखा देकर चुपके से निकल जाता है कहीं से। तो ये तीनों शब्द जो है
सॉरी ये जो शब्द मुड़फुचका, इसके तीनों मतलब होते हैं, जहां जैसा प्रयोग हो वैसा आप समझ सकते हो। आमतौर पर जब इस कहानी की हम बात कर रहे हैं, जो कहानी हम पढ़ने वाले, तो इसमें क्या है कि समूह से हट के विचार रखने वाला, ठीक है, उनको बोला जाता है मुड़फुचका। अब देखो इस कहानी में पात्र कितने हैं, थोड़ा सा हम इसको ऊपर उठाते हैं। अगर इस कहानी में हम पात्र की बात करें तो देखो यहाँ मुख्य पात्र एक ही है। देखो कहानी में पात्र क्यों जरूरी है, क्योंकि पात्र के इर्द गिर्द ही कहानी घूमती है, उस पात्र पे ही कहानी लिखी जाती है। तो अगर हम आपको बताएं कि ये जो लघु कथा मुड़फुचका है, इसका मुख्य पात्र जिस पे कहानी लिखी गई है, तो वो है हमारा विजय। विजय इस कहानी के नायक मान लो, हीरो मान लो, ठीक है। अगर हम अन्य पात्र की बात करें, दो पात्र और आपको देखने को मिलते हैं। एक तो मिलती है नीरा, और दूसरा नीरा का बाप। तो देखो नीरा का बाप का कोई नाम नहीं दिया गया है, कहानी में भी नीरा का बाप करके जिक्र है, तो हमने भी नीरा का बाप ही लिखा है। तो इस कहानी का मुख्य पात्र कौन हुआ, विजय, और पात्र कौन हुए, नीरा और नीरा का बाप। अब इसमें कुल 3 पात्र हैं, 1 2 3, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब हम मुख्य बातों को समझते हैं कि भाई पूरी कहानी का एक सारांश, एक निचोड़, हिंदी में पहले समझते हैं, फिर हम खोटा को भी ट्रांसलेट करेंगे। तो देखो ये जो कहानी है ना मुड़फुचका, इसमें देखो बेसिकली क्या बताया गया, एक छोटी सी कहानी है। इसमें विजय और नीरा की प्रेम कहानी बताई गई है कि विजय और नीरा इस कहानी में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बता रखा कि विजय एक दूसरे से, कहानी में नीरा और विजय एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और एक साथ दोनों जिंदगी बिताना चाहते हैं। अब अक्सर क्या होता है कि जब लोग प्रेम करते हैं तो बहुत दूर की सोच ही लेते हैं। अब प्रेम विजय और नीरा के बीच में बहुत गहरा प्रेम हुआ, तो ये दोनों ने सोचा क्यों ना शादी करके अपनी ज़िंदगी को आगे बिताया जाए, एक दूसरे के साथ रहा जाए। तो नीरा ने विजय को एक आइडिया दिया कि क्यों ना तुम हमारे पिताजी से जाके बात करो और उनको मनाओ या उनको समझाओ। तो नीरा विजय को अपने पिता से बात करने के लिए कहती है ताकि वो एक साथ ज़िंदगी बिता सके। भाई एक साथ ज़िंदगी कब बिताएंगे, जब दोनों की शादी होगी। भाई शादी तो परमिट है ना, लाइसेंस तो वही है ज़िंदगी बिताने का। तो नीरा और विजय का जो प्रेम था उसमें प्रगाढ़ता, उसमें मजबूती लाने के लिए नीरा ने क्या कहा विजय को कि तुम जाके हमारे पिताजी से रिश्ते की बात करो ताकि हम एक साथ ज़िंदगी जी सके। अब नीरा के पिताजी जो हैं वो एक नई विचारधारा के व्यक्ति हैं, नूतन विचारधारा, जैसा कि कहानी में बताया गया है। जब आप नूतन विचारधारा बोलते हो इसका मतलब क्या है कि इसके पिताजी नए विचारों के व्यक्ति थे। वो प्रेमियों के दिल की बातों को समझते थे, वो उनकी बातों को समझते थे, उनको प्रोत्साहित भी करते थे। उन्हें नए विचारधारा के व्यक्ति होने से इन सब चीज़ों को समझने में आसानी होती थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि नीरा के पिता नई विचारधारा के व्यक्ति थे, वे प्रेमियों के दिल की बात को समझते थे, इसलिए वो शादी के लिए हाँ तो कह देते हैं। अब जब विजय जाता है नीरा के पिता के पास और नीरा का हाथ मांगता है, बोलता है कि हम दोनों प्रेम करते हैं और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ ताकि हम एक साथ ज़िंदगी बिता सकें। तो नीरा के पिताजी चूँकि नई विचारधारा के व्यक्ति थे तो वो इन सब चीज़ों को समझते थे, प्रेमियों के दिल की बात को समझते थे, तो वो हाँ कह देते हैं। लेकिन वो साथ में कहते हैं कि देखो शादी ब्याह में ना बहुत रीति रस्म होते हैं, बहुत रिवाज होते हैं, कुछ लेन देन होता है, कुछ जैसा कि मैंने लिख रखा है कुछ नियम धर्म भी होते हैं। तो इन सब के साथ साथ दहेज की बात भी होती है। जब लेन देन का जिक्र हुआ इसका मतलब दहेज की बात भी होती है। अब ये बात जब ऐसा नीरा के पिताजी बोलते हैं कि भाई लेन देन धर्म रीति रिवाज ये सब होता है शादी में, शादी इतना आसान चीज़ नहीं है, तो हमारा जो नायक है विजय ये सोच में पड़ जाता है। अब नायक विजय सोच में पड़ जाता है कि अरे ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं, भाई बात तो गलत नहीं बोल रहे हैं। तो दहेज की बात सुनने पर विजय कहता है कि मैं तो बस इतना जानता हूँ, लेकिन फिर भी विजय नीरा के पिताजी को बोलता है कि देखिए हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम आपकी बेटी से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत गहरा प्रेम करते हैं और हम इसी शादी करेंगे, ठीक है। तो यही बात मैंने यहाँ लिख रखा है कि मैं तो बस इतना जानता हूँ कि ब्याह करूँगा तो सिर्फ अपनी पसंद की लड़की से करूँगा और नीरू मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। दहेज जैसी अनावश्यक बातों में मैं नहीं पड़ूंगा, वो सब मेरे बाप जानेंगे या मेरे पिताजी जानेंगे। तो जब नीरा के पिताजी विजय को बोलते हैं कि देखो शादी वादी ठीक है, तुम्हारा प्रेम को हम समझते हैं, लेकिन शादी में कुछ रीति रिवाज धर्म नियम लेन देन सब कुछ होता है, तो विजय सबसे पहले इस बात को समझ नहीं पाता, लेकिन बाद में समझ में आता है कि ये दहेज की बात हो रही है। तो विजय बोलता है नीरा के पिताजी को कि देखिए हम ये सब अनावश्यक चीज़ में नहीं पड़ेंगे, हमको नीरा बेहद पसंद है, हम उसको प्रेम करते हैं, हम उससे बस शादी करना चाहते हैं और ये सब बात हम नहीं हमारे पिताजी जानेंगे। तो ये जो मुड़फुचका शब्द आया है ना विजय के बाप के लिए रखा गया है। देखो
दहेज की बात अगर आएगी तो कौन कौन जानेगा, कौन समझेगा? तो विजय के पापा समझेंगे। मतलब वो व्यक्ति जो दहेज के लिए सोचेगा। यहां पे ना ही नीरा सोची, देखो ना ही नीरा दहेज के लिए सोची, ना ही विजय सोचा और ना ही नीरा का बाप सोचा। ठीक है, तो भाई समाज से हट के एक जो भिन्न राय रखा हुआ है, ये तीनों आखिर नूतन समाज में ही जी रहे हैं। लेकिन विजय के पिताजी जो दहेज की बात पे सोचेंगे और दहेज की बात करेंगे, उन्हीं के लिए शब्द आया मुड़फुचका। ठीक है, इस पाठ में लेखक ने, अब देखो अगर मुड़फुचका की बात हुई है, दहेज की बात हुई, तो लेखक कुछ तो बताना चाह रहा होगा ना। आखिर एक लघु कथा लिखी जाए या एक कथा लिखी जाए, एक कहानी लिखी जाती है, तो समाज का कोई तो एक आईना, समाज का कोई एक समस्या या कुछ तो लेखक अपने माध्यम से आपको बताना चाह रहा होगा इस कहानी के माध्यम से। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज में जो दहेज रूपी बुराई फैली है ना, उसको बताने का चेष्टा किया है। चूंकि ये लघु कहानी है तो बहुत विस्तार रूप से नहीं किया है, पर एक हिंट वाइज ही किया है, पर किया है। ठीक है, अब लेखक ने यह बतलाया कि सब कुछ पसंद होने के बाद भी, देखो अभी छोटी कहानी जब आप पढ़ोगे ना तो इसका सारांश क्या निकलता है कि देखो यहाँ नीरा और विजय दोनों प्रेम में थे, सब कुछ एक दूसरे का पसंद था, लेकिन सब कुछ पसंद होने के बाद भी शादी करना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि दहेज जैसी सामाजिक बुराई कहीं ना कहीं इस प्रेम के आड़े आ जाती है, इस प्रेम के बीच में आ जाती है और रिश्ता हो नहीं पाता है। और यही आज के समाज की कड़वी सच्चाई है, जिसे हम झुठला नहीं सकते। हम कितना भी शिक्षित हो जाए, कितने ही बड़े पोस्ट पे चले जाएं, कितना ही रुपया धन अर्जन कर ले, लेकिन फिर भी ये दहेज जो है ना, हमारे पैरों में, समाज के पैरों में आज भी एक बेड़ी के रूप में अटका हुआ है, जो समाज को आगे बढ़ने नहीं देता है। कितनी बेटियों की जिंदगी इस दहेज प्रथा के कारण बर्बाद हो गई है। कितने बाप जो है अपनी पूरी उम्र की कमाई अपनी बेटी की शादी में लगा देते हैं, जिससे उनकी जिंदगी जो बाकी जिंदगी होती है वो कहीं ना कहीं कर्ज के रूप में या बहुत ही त्रस्त होकर गुजरता है। ठीक है, तो इतना ही पर्याय था, मैंने आपको पूरी कहानी बता दी, बहुत छोटी कहानी थी। अब आप इस सब चित्र को देखो, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी कहानी है क्या। ठीक है, अभी जो मैंने नरेट किया उसके बाद हम खोटा में ट्रांसलेट करेंगे। तो देखो ये सब चित्र मैं हमेशा अपनी कहानियों में देता हूं, ताकि आपको कहानी ने एक बार में, आप पूरी के पूरी कहानी को देखो ही मत, इस सब चित्र को देखो और आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैंने क्या स्टार्ट कैसे किया था कि नीरा और विजय दोनों प्रेम में है। देखो ये दोनों प्रेम में है, ये नीरा और विजय एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब एक साथ जिंदगी बिताने की ख्वाहिश रखते हैं, तो एक साथ दोनों जिंदगी बिताना चाहते हैं, मतलब शादी करना चाहते हैं। तो नीरा जो है विजय को बोलती है कि तुम हमारे पिताजी से जाके बात करो। अब विजय और नीरा का बाप रिश्ते की बात करते हैं। ये रहा आपका नीरा का बाप और ये रहा विजय। तो ये विजय नीरा के बाप से रिश्ते की बात करता है, लेकिन होता ये है कि जब नीरा का बाप उसे बोलता है कि शादी ब्याह इतना आसान चीज़ नहीं है, धर्म रीति रिवाज लेन देन सब कुछ देखना पड़ता है, तब विजय को कहीं ये समझ में आता है कि हाँ दहेज भी एक चीज़ है जो इस शादी के आड़े आ सकती है। और दहेज की बात करेगा कौन? तो ये देखो दहेज की बात करेगा विजय का बाप, जिसके लिए मुड़फुचका शब्द आया है। जिसके लिए क्या आया है? मुड़फुचका शब्द आया है। ये रहा विजय का बाप जो दहेज की बात करेगा। और ये देखो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ दिखा रहा है ना कि एक लड़की को सोने और पैसे में तौला जा रहा है, ये कहीं ना कहीं समाज की उस बुराई को प्रदर्शित कर रहा है, समाज के उस कड़वे मुखौटे को आपके सामने ला रहा है, जिसने बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो लेखक आपसे यही बताना चाह रहा है कि एक दूसरे को पसंद करते हुए, प्रेम करते हुए, एक साथ जिंदगी बिताते हुए भी कहीं ना कहीं दहेज जो है ना, जैसे मैंने लिख रखा है दहेज एक सामाजिक बुराई। अगर आपको नहीं दिख रहा हम थोड़ा ऊपर करते हैं, देखो मैंने लिख रखा है दहेज एक सामाजिक बुराई। तो कहीं ना कहीं दहेज जो है ना एक ऐसा बेड़ी बन गया है ना, जो सब कुछ सही होने के बावजूद भी रिश्ते को होने नहीं देता है। ठीक है, सो ये रहा आपका सब चित्र। मुड़फुचका किसके लिए आया है? तो विजय के बाप के लिए आया। ठीक है, ये छोटी कहानी से 4 से 5 प्रश्न निकल के आए थे। आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है, और बहुत छोटी कहानी है, कहानी तो खत्म ही हो गई। अब देखो बस एक पेज का ये खोटा, इसे हम पढ़ेंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। तो हमारा लघु कथा का नाम क्या है? मुड़फुचका। हम थोड़ा ऊपर उठाते हैं और इस कहानी को पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो कि कहियो नीरू, अब कहानी स्टार्ट होता है कि कहियो नीरू तो हमार मने ई रकम ढुक गई है, जो बुझाए हमार जानवा तोरे ठिन राखल है। कि क्या कहे नीरू, तुम हमारे मन में इस तरह से बस गई हो ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जान जो है ना तुम्हारे पास ही रखा हुआ है। ढुक गई है, देखो तो हमार मने ई रकम मतलब इस प्रकार, रकम का मतलब होता है प्रकार, ढुक मतलब घुस जाना या फिर बैठ गई हो। जे बुझा है, जो ऐसा लगता है कि हमार जनवा तोरे ठिन रखल है, कि मेरा जान जो है ना, जनवा मतलब जान, ठीक है,
कि हमारा जान जो है तुम्हारे पास रखा हुआ है, तोरा गोटे जिंदगी अपन ठीन रखे पार तलो। साथ ही वो ऐसा सोचता है कि काश तुम्हें पूरी जिंदगी हम अपने पास रख पाते। विजय के हिया खलास बातें चीहू कुठली नीरा। अब विजय मतलब विजय का हिया खलास मतलब जी को, मन को खुश करने वाली बात। हिया खलास मतलब क्या होता है कि जो हृदय को खुश करने वाली बात होती है उसे खोटा में हिया खलास बोलते हैं। तो विजय का ये जो बात था, ये जो हृदय को खुश करने वाली बात को जब नीरा सुनी ना तो चेक उठी। जैसे नहीं होता अचानक किसी को शादी के लिए पूछ लो, जब प्रपोज कर दो तो उसका जो रिएक्शन आता है ना, ठीक ना, जो थोड़ा सा इंसान चिवगुना कहने का मतलब होता है कि थोड़ा सा आश्चर्य और आनंद का एक साथ जो भाव आता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जब विजय उसको बोला कि कोई कहियो नहीं रहा तो हमार मने ई रकम ढुक गई है, जब बुझाए हमर जनवा तोरे ठीन रखल है कि मेरा जान तुम्हारे पास रखा हुआ है, तोरा गोटे जिंदगी अपन ठीन रखे पार तोलो, तुम्हें पूरी जिंदगी अगर अपने पास हम रख पाते। इस ये बात जब बोला विजय किसको, नीरा को, तो विजय के हिया क्लास बातें चियों उठली नीरा जब विजय के हृदय की बात सुनी ना, जिसके मन को खुश करने वाली बात थी, तो वो चियों उठी, लाजे मुंह लाल भई गई और शर्म से उसका जो चेहरा है वो लाल हो गया। वो कही सच्चो विजय, सच विजय, हमरो यह रकम बुझाए, हमको भी इसी तरह महसूस होता है। यह रकम मतलब इसी प्रकार, इसी तरह मतलब कि एहसास होता है जैसे कि तुम्हें। हमार विश्वास है यदि ई बतवा तोय हमार बाप ठीने राखे पारतलो तो हमनी के मने के साथ जरूर पूरा हतल। साथ ही बोलते कि हमारे विश्वास से, हमें विश्वास है यदि ई बतवा अगर ये बात तोय हमार बाप ठीन मतलब तुम हमारे बाप के पास राखे पारतलो अगर कह पाओगे तो हमनी के मने के साथ, तो हम लोग का मने के साथ मतलब मन का इच्छा, साध मतलब क्या होता है, इच्छा, साध खोटा शब्द इसका मतलब क्या होता है, इच्छा। तो वही बोल रहे कि अगर हमें विश्वास है कि अगर ये बात तुम मेरे पिताजी के सामने रख पाओगे ना तो हम लोग का जो मन का इच्छा क्या है, एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना, वो जरूर पूरा हतल, वो जरूर पूरा होगा। नीरा के साई पाई के विजय खुश भेल। तो नीरा का साथ पाके या समर्थन पाके, साई पाई के मतलब कि नीरा जो सपोर्ट दिखाई, जैसे विजय ने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ठीक है, तुम मेरे दिल में बसी हुई हो, हम तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, या फिर मेरा जान तुम्हारे पास है, या फिर हम तुम्हारे जिंदगी बिताना चाहते हैं। तो ये जो भी विजय बोला वो नीरा जो है उसका समर्थन कर दी। साई पाई के मतलब समर्थन करना या उसके साथ देना, ठीक है। तो साई पाई के विजय खुश भे गया और नीरा का ये जो साथ या समर्थन जब उसे मिला, क्योंकि नीरे के दिल में भी वही भावना थी जो विजय के दिल में था, तो वो खुश हो गई। बतर देख के एक दिन नीरा के बाप से अपन मने के बात रखल, और बतर मतलब होता है समय, और समय देख के विजय क्या किया कि एक दिन नीरा के बाप के सामने अपना मन का बात, मने के बात मतलब मन का बात रखल मतलब रखा। अब देखो होता क्या है, नीरा का बाप नौतन विचारे के लोग, नीरा का जो पिताजी था वो नौतन विचारे के लोग, नौतन मतलब नया विचार का आदमी था, नया विचार मतलब जो आज का मॉडर्न विचार का आदमी होता है, ठीक है। वो रसिक मने के बाद बड़ी चाणे बुझ गई। वो रसिक मतलब जो प्रेमी होते हैं, रसिक किसको बोलते हैं, जो प्रेमी होते हैं, तो वो प्रेमियों के दिल की बात को चाणे मतलब तुरंत अच्छे से बुझ गया, अच्छे से समझ गया। और विजय से कहा तोहर हिया खलास बात सुन बड़ी खुशी भेल, तुम्हारा हृदय को खुश करने वाला बात को सुनकर बहुत खुशी हुआ, ठीक है। तोर और नीरू के पसंद है हमरो पसंद, तुम्हारा और नीरू का जो पसंद है वो मुझे भी पसंद है। मेंतुक बेटा, मेंतुक मतलब लेकिन, मेंतुक मतलब क्या होता है, लेकिन, मेंतुक का मतलब क्या होता है, लेकिन साथ में बोलता है कि लेकिन बेटा बियाह शादी के काम में कुछ नियम धर्म हेवे है, लेन देन पावन पातिक बात है कि ब्याह शादी का जो काम है उसमें कुछ नियम धर्म भी होता है, लेन देन पावन पातिक बात है, कुछ पावन पातिक और लेन देन की बात भी होती है। ऐसा देखो इसका मतलब क्या है, पावन पातिक मतलब क्या होता है, देखो बहुत सारे आपके गेस्ट भी आते हैं, ठीक है, तो उनको भी देखना होता है, लेन देन की बात भी होती है, कुछ नियम भी होता है, कुछ धर्म भी होता है कि शादी गुड़ी मतलब बच्चों का खेल तो है नहीं। तो ये जो है नीरा के बाप समझते थे, तो वो नए विचार के थे, इसलिए इन प्रेमियों की बात को समझे। नीरा और विजय एक दूसरे को प्रेम करते इस बात को तो समझे, लेकिन साथ ही वो विजय को समझाने की कोशिश किए कि सब कुछ ठीक है, तुम्हारा और नीरा का पसंद भी मुझे पसंद है, पर शादी ब्याह जो है ना उसमें कुछ नियम धर्म होता है, कुछ लेन देन होता है, कुछ पावन पथिक होता है, कुछ रस्म रिवाज भी होते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। अब चमक उठल विजय, बाप रे ई गुला तो भूलिए गेल हेलो। अब जब ये बात नीरा के बाप का बात वो सुना तो उसकी आंखें चमक गई मतलब एक तरह से नहीं होता है कि कुछ उसे ख्याल आ गया
कि जो चीज़ भूल रहा था। तो चमक उठल विजय, बाप रे ई गुला तो भूलिए गए लो, ये सब बात, ई गुला मतलब ये सब बात तो हम भूल ही गए थे। बड़ी सहज भावे बेचारा कहा लेन देन माने दहेज। अब बहुत ही सहज मतलब बहुत सरल भाव से उसने नीरा के बाप को कहा कि लेन देन माने दहेज क्या, हम ई गुला कौनो ना जानी, लेकिन हम ये दहेज वेज के बाद कुछ भी नहीं जानते हैं, हम इस तरह के बात कुछ भी नहीं जानते हैं। हम तो इतने जाना हो जब बियाह करब तो अपन पसंदे के बेटी छुआ संग, और नीरू हमार खूबे पसंद ही। वो साथ ही बोलता है, देखो पहले तो बहुत सरल भाव से बोला कि लेन देन मतलब दहेज क्या, साथ ही वो ये बोलता है कि हम ये सब बात कुछ नहीं जानते हैं, हम तो बस इतना ही जानते हैं कि अगर बियाह करेंगे तो अपन पसंद के लड़की से करेंगे, और नीरू हमको खूब ही पसंद है। दहेजे के फेंचांगे हम नाय परब। दहेज के फेंचांग में मतलब चक्कर या झंझट, फेंचांग मतलब क्या होता है, चक्कर या झंझट में, झंझट या चक्कर में, ठीक है, या चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। उठा हमारे बाप जाने, वो हमारे पिता ही जानेंगे, वो हमारा बाप जानेगा। विजय के बात सुन नीरा के बाप ओकरा भाले रहे, और विजय का बात सुन के जो नीरा का बाप था उसको देखता रहा, ठीक है। तो देखो इतनी ही कहानी थी, ये लघु कथा यहाँ समाप्त हो गई। अब इस लघु कथा का निचोड़ यही निकलता है कि देखो दोनों प्रेम में थे। विजय गया नीरा के बाप से उसके रिश्ते का हाथ मांगने, जब उसके बाप के पास गया तो उसके पिता ने उसकी रजामंदी तो दे दी, अपनी रजामंदी दे दी, लेकिन साथ साथ बोला कि शादी ब्याह में कुछ नियम धर्म, कुछ लेन देन भी होता है। और लेन देन का मतलब वहाँ दहेज था, जिसको विजय उस समय समझा तो उसने साफ साफ तौर पर कह दिया कि देखो मुझे पसंद है, अब लेन देन वो सब हम नहीं जानते, वो सब हमारे पिता ही जानेंगे। तो यहाँ मुड़फुचका शब्द है ना विजय के पिता के लिए है, जो समाज से हट के राय रखता है, जो अभी भी दहेज को कहीं न कहीं समर्थन दे रहा है। जब यहाँ तीन लोग एक ही विचारधारा के हैं, जो नूतन विचारधारा के, जो इस विचारधारा से अपनी जिंदगी को सेटल करना चाह रहे हैं, उसका पिता का रजामंदी मिल रहा है, वो दोनों प्रेम करते हैं, पर फिर भी दहेज जो है, जो इसके फादर विजय के फादर कहीं न कहीं मुड़फुचका के तौर पे इस शादी को में विघ्न बाधा बन सकते हैं या बनेंगे, यही लेखक दिखाने का प्रयत्न किया है। तो ये कहानी इतनी ही थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ में आया होगा। लघु कथा बहुत ही छोटी कहानियां होती हैं। अब हम आइए देखते हैं कि इससे क्या क्या प्रश्न निकलता है, ठीक है। तो मुड़फुचका से क्या क्या प्रश्न निकलेंगे, देखो मुड़फुचका शब्द केकर खातिर राखल गेले। अब देखो ये प्रश्न आया था, मुड़फुचका शब्द किसके खातिर रखा गया है, तो किसके खातिर, नीरा के बाप, विजय के बाप, तो विजय के बाप खातिर रखा गया है। सही उत्तर क्या होगा, डी। मुड़फुचका किसके खातिर रखा गया है, तो विजय के बाप के खातिर। विजय नीरा के बाप से की बात रखल है, विजय जो है नीरा के बाप से, तो नीरा के बाप से क्या बात रखा। देखो बहुत लोग ऐसे होंगे ना जिसको खोटा नहीं आता होगा, लेकिन आप टेंशन ना लो, खोटा भी जो है ना, देखो खोटा और नागपुरी इनकी कोई अपनी लिपि तो है नहीं, ये देवनागरी लिपि पे ही बोले जाते हैं। सो आपको बस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बनाना है, तो बस आपको भाव समझना है। देखो आप जब इसको पढ़ रहे हो ना, विजय नीरा के बाप से, विजय नीराक मतलब नीरा के बाप से की मतलब क्या बात रखा, मतलब क्या बात उसके सामने रखा। तो अगर आप पढ़ के उसका जेन्युइन मीनिंग भी समझते हो, एक सेंस समझते हो, आप तब भी क्वेश्चंस को बना पाओगे। बहुत लोग ऐसा है जो रीजनल पेपर लेने में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो आप ना हो, आप खोटा नागपुरी आपको जो समझ में आता है ना कि सब कुछ हिंदी के तर्ज पे बोला जाता है, कम से कम ये दोनों लैंग्वेज, तो आप ऑप्ट कर सकते हो। और खोटा में आपका सिलेबस बहुत कम है। लास्ट टाइम जो लोग खोटा ऑप्ट किए थे एक्साइज कांस्टेबल में 97-98 मार्क्स तक लाए हैं, सो आप आराम से ऑप्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि विजय नीरा के बाप से क्या बात रखा, बियाह करे के, नौकरी करे के, नीरा के बेस कॉलेज पढ़ावे के, कुछ ना है, तो वो बात रखा बियाह करे के। क्या बात रखा, तो शादी करने के, वो नीरा से शादी करना चाहता था ना, क्योंकि वो दोनों प्रेम करते थे एक दूसरे से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। अब तीसरा देखो, मुड़फुचका लघु कथा लिखल है। मुड़फुचका जो लघु कथा उसे किसने लिखा है, तो आप सबको पता है गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी जी ने लिखा है, जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अब देखो मुड़फुचका माने बताओ, मुड़फुचका का माने क्या है, कौनो तरी छटल, कौनो तरी सटल, साध की सब है। तो भाई कौनो तरी छटल किसी तरह से अलग हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पे नीरा का बाप और विजय, तीनों का साध, तीनों का इच्छा एक ही था कि भाई शादी कर लेना है, क्योंकि ये दोनों प्रेम करते हैं और नीरा का बाप सपोर्ट कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो विजय का बाप था, जो दहेज के बात को लेके आएगा, वो एक भिन्न विचारधारा का व्यक्ति है। इसलिए मुड़फुचका का माने क्या है, कौनो तरी छटल, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए।
नीरा अपन ब्याह के बाद विजय के केकर से करे कहे। अब नीरा जो है अपना ब्याह का, अपना शादी का ब्याह, ये देखो ये क्या हो गया, ब्याह का मतलब मैरिज। तो मैरिज का बाद, शादी के बाद विजय को किससे करने के लिए कहती है। नीरा जो है विजय को किससे शादी ब्याह के बाद करने के लिए कहती है, तो किससे, तो बाप से। ठीक है, किससे, बाप से। नीरा बोलती है ना कि मेरे पिताजी जाके बात करो, मेरे बाप से बात करो शादी के लिए, तो सही उत्तर क्या होगा, बी। अब देखो मुड़फुचका लघु कथा में मुख्य पात्र कौन है। मैंने शुरू में ही बताया था कि ये जो मुड़फुचका है लघु कथा, उसमें मुख्य पात्र कौन है, तो मुख्य पात्र देखो विजय है। मुख्य पात्र कौन है, विजय है। इसके अलावा दो पात्र और हैं, नीरा है, नीरा के बाप है, लेकिन मुख्य पात्र कौन है, तो भाई विजय है मुख्य पात्र। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। बड़ा सिंपल बड़ा आसान सा प्रश्न निकल के आता है, और इतना छोटा लघु कथा, इससे प्रश्न कितना ही बनेगा। और अगर आपने कहानी अच्छे सुन ली ना, जैसा कि मैंने बताया है, तो फिर आपको प्रश्न जो भी आए आप बना दोगे। अब क्वेश्चन 7 देखो, गिरधारी गोस्वामी के उपनाम बताओ। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टार मार्क करो, बहुत बार पूछा है। गिरधारी गोस्वामी जी का उपनाम क्या है, आकाश खूंटी। ठीक है, आकाश खूंटी। सब्यसाची किसका नाम है, सब्यसाची किसका नाम है, तो BN ओहदार जी का उपनाम है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सब्यसाची किसका नाम है, तो BN ओहदार जी का उपनाम है, BN ओहदार जी का उपनाम है। चलो क्वेश्चन में 8 देखते हैं। नीरा का बाप कौन विचारे के लोग हला। नीरा का बाप किस विचार का आदमी था, तो नीरा का बाप मैंने बताया कि नौतन मतलब नया, तो नीरा का बाप नौतन विचार का आदमी था, मतलब नया विचार का आदमी था। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। और नौतन का मतलब क्या होता है, नया। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव जो कि पूछा जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये जो स्टोरी है, मैंने आंसर भी दे रखा है। सो जो लोग कोर्स में जुड़ रहे हो उनको इसका PDF और इसका जो भी होगा क्वेश्चन का जो भी आंसर है साथ में हम अटैच कर देंगे, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। जो लोग खोटा कोर्स से नहीं जुड़े हो, आप उत्पाद सिपाही खोटा अगर पढ़ना चाहते हो मुझसे, तो आप इनरोल कर सकते हो, कोर्सेज चल रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करोगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।